हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। चलिए, तो हम लोग वैदिक काल के बारे में आगे एक वीडियो में तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा एंड सेकेंड वीडियो को आप भी इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल, जिसका ईस्वी क्या है 1500 से 1000 BC तक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में बहुत सारी नदियां थी, जिसका कि अभी के टाइम में उस सारे नदी का नाम क्या क्या चेंज हो गया या फिर सेम है या फिर क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि सिंधु का अभी भी नाम सिंधु ही है। जैसे कि अस्कनी, पहले जो नदी का नाम था वो अस्कनी था, अभी के टाइम में चिनाब हो गया है। उसी तरह अभी के टाइम में जो नदी है वो सतलज है और पहले जो नाम था वो आपको सतुद्री था, ठीक है। पहले जो नदी था उसका नाम कुब्र था, अभी का नाम है कुर्रम। उसी तरह पहले कुंभा कहा जाता था काबुल को, ठीक है। उसी तरह पहले बिपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को, बितिस्ता कहा जाता था झेलम नदी को, और फिर शदानीर कहा जाता था गंडक नदी को। उसे दृश्य धती कहा जाता था घगर नदी को। उसी तरह पुरुषनी कहा जाता था रावी नदी को, सुवस्तु कहा जाता था स्वात नदी को, फिर गोमती को गोमल कहा जाता था, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां थी और उसके क्या क्या नाम थे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, ठीक है, और अभी के टाइम से किस तरह से वो अलग था। चाहे तो फिर उत्तर वैदिक काल जो आता है उससे वो किस तरह से अलग था। चलिए, हाँ, हम लोग देखते हैं समाज में। सबसे पहले तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। मतलब वहां पे कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। जैसे कि अभी है ना ST SC, मतलब जनरल OBC, ठीक है। तो उस टाइम में यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं था, ठीक है। लेकिन वही जब उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पास भेदभाव का जो प्रथा था वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, ठीक है। और ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। लेकिन वही जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो बहुत तरह का वर्ण में आ जाता है। जैसे कि देखिए, ब्राह्मण के अंतर्गत अध्यापक पुरोहित आते थे। फिर वही हम क्षत्रिय का बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शासक और प्रशासक आते थे। वही हम लोग अगर वैश्य का बात करते हैं तो इसमें कृषि एवं वाणिज्य एवं साहूकार आते थे। उसी तरह अगर हम लोग शूद्र का बात करते हैं तो इसमें कारीगर एवं श्रमिक आते थे, ठीक है। और लोगों के द्वारा जो व्यवसाय था वो अपनी योग्यता तथा अपनी पसंद के अनुसार अपनाते थे, ठीक है, ना कि जन्म एवं अनुवांशिक रूप से। मतलब उस टाइम के जो लोग थे वो अपना जो चॉइस करता था, जो मन करता था वो काम करते थे। और फिर एक परिवार के लोग अपनी इच्छा से अलग अलग व्यवसाय अपनाते थे और ये लोग अलग अलग वर्णों के सदस्य बन जाते थे। जैसे कि एक मतलब सूक्त है जो कि आपको NCERT बुक में दिया गया है कि जैसे एक व्यक्ति कहता है एक सूक्त के अंतर्गत कि मैं कवि हूँ या फिर गायक हूँ, मैं कवि या गायक हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं जैसे पशु अपने बाड़े में रहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिवार में उसकी पिता थे जो कि वैद्य थे, उसकी माता थी जो कि आटा चक्की चलाती थी, और वो जो था वो खुद था वो कवि या फिर गायक था। तो मतलब एक ही फैमिली में कितने तरह का मतलब वर्ण हो गए, ठीक है। ये चारों मतलब बहुत सारे वर्ण हो गए और वो एक साथ एक ही फैमिली में रहते थे, ठीक है। लेकिन वहां पे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं था। यह आपको उत्तर वैदिक काल में जाकर के भेदभाव प्रारंभ होता है, ऋग वैदिक काल में नहीं रहता है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं कि परिवार को ही कुल कहा जाता था उस टाइम और सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। और यहाँ का जो समाज था वो आपको पितृसत्तात्मक था, ठीक है। और ऋग वैदिक काल में स्त्रियां जो होती थी वह सभा समिति में भाग ले सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। मतलब वो अपने पति के साथ में बैठ करके पूजा पाठ कर सकती थी, जो हवन वगैरह होता था उसमें भी वो भाग ले सकती थी, सभा समिति। मतलब हर तरह से देखा जाए तो स्त्री को फ्री था कि हर काम वो लगभग कर ही सकती थी। और स्त्री को शिक्षा का अधिकार भी था, पर्दा प्रथा नहीं था
और सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। मतलब देखा जाए तो ऑल ऑफ व्यू, मतलब ऑल पॉइंट से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री का जो मतलब अस्तित्व था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर उसे मतलब शिक्षा भी ले सकती थी, कोई तरह का रोक टोक नहीं था कि ज्यादा मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात कि पर्दा प्रथा का भी बात नहीं था, और सती प्रथा का भी कोई भी यहाँ पे मतलब ये नहीं था कि सती प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, देखिए, और पति के मौत के बाद वह देवर से शादी भी कर सकती थी। ठीक है, और ये जो विवाह होता था उसे नियोग विवाह कहा जाता था। और यहाँ के जो लोग होते थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों टाइप के होते थे, मतलब शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। उसी तरह वो मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य और पासा का मतलब सहारा लेते थे, और वो मनोरंजन अपना करते थे और अपना टाइम मतलब क्या बताएं व्यतीत करते थे। अब हम लोग उसका मतलब ऋग्वैदिक काल के हम लोग सामाजिक जीवन देखें, अब हम लोग उनका आर्थिक जीवन देखते हैं कि उनका आर्थिक जीवन क्या था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल जो होता था वो आपको ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो आपको पशुपालन था। ठीक है, और कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार भी था, लेकिन जो मेनली जो था वो आपको पशुपालन था। गाय का सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लिए गाय, और इसे अधन्य भी कहा गया है। और गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, और बैल हल जोतने और गाड़ी खींचने के काम के लिए यूज किए जाते थे। उसी तरह हम लोग घोड़े को देखें तो यहाँ पे रथ खींचने का काम घोड़ा से किया जाता था। और इस काल में वाणिज्य और व्यापार होता था, और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। ठीक है, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, और लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन किया जाता था। मतलब देखिए उस टाइम तक तो पैसे का कोई आविष्कार था नहीं, या फिर पैसे का कोई प्रमाण तो मिला नहीं, तो उस टाइम एक्चुअली में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा मतलब आदमी व्यापारी जो होते थे वो मतलब लेन देन का कार्य करते थे। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बढ़ई, रथकार, बुनकार, कुम्हार, चर्मकार का उल्लेख भी मिलता है। मतलब इतने टाइप का हम वहाँ मिलनी होंगे, इसी के लिए इनका उल्लेख मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं राजनैतिक जीवन। ठीक है, तो इस काल का जो प्रशासन था वो प्रशासन जो तंत्र था वो कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। मतलब इस काल में जो प्रशासन तंत्र था वो कबीले के द्वारा होता था। मतलब आपको तो पता है ना, पहले क्या था, बहुत पहले कबीला होता था, उसके एक मुखिया होते थे या हेड होते थे, और कोई भी अगर और उस कबीला में जैसे 15-20 जन है, और फिर उसमें जो एक है जो कि मतलब सारे कोई को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, या फिर कोई भी आपदा आ गई या विपदा आ गई तो उसको निपटने में सक्षम हो, तो इस तरह से देख करके एक को मतलब प्रधान बनाया जाता था। ठीक है, और वही प्रधान जो था वो कबीले को संचालन करता था। ठीक, और जिसे कि राजन या राजा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो राजनीतिक ढांचा था उसमें मेनली 5 आधार था, जैसे कि कुल यह जो है वह सबसे छोटी इकाई थी। इसमें एक घर, एक छत के नीचे लोग रहने वाले शामिल थे। मतलब जो कुल होता था उसे हम लोग परिवार सिंपली कह सकते हैं, जिसमें क्या होता था यह सबसे छोटा था। जैसे कि एक घर में कौन कौन रहता है, जैसे अभी है तो एक घर है तो एक माता है, पिता है, और उसके 2-4 बच्चे हैं। ठीक है, तो वही एक घर के नीचे जो लोग रहते थे उसे कुल कहा जाता था। अब हम लोग ग्राम का बात करते हैं, तो देखिए कई कुलों को मतलब कई परिवार को या कई कुलों के समूह को ग्राम कहा जाता था। और जो ग्राम होता है उसका हेड कौन होता है, तो मुखिया, और उसको ग्रामीणी कहा जाता था। उसी तरह अब हम लोग विश्व को देखते हैं तो कई अगर ग्राम को हम लोग मिला लेते हैं तब वह एक बड़ा समूह बन जाता है, जैसे कि हम लोग विश्व कहते हैं, और उसका जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। उसी तरह अब हम लोग जन का बात करते हैं तो जो बहुत सारा जन का एक ग्रुपिंग या फिर समूह हो जाता था, तो बहुत सारा बड़ा एक ये हो जाता, उसे हम लोग जन कहा जाता था। और अनेक विश्व मिलकर एक जन बनाते थे। ठीक है, मतलब बहुत सारे विश्व को अगर हम लोग एक साथ इंक्लूड कर दें तो उसका जो हेड होता मतलब कि जो बनता था उसे जन कहा जाता था। ठीक है,
और अगर राष्ट्र का हम लोग बात करें तो कई जनों को मिला करके राष्ट्र यानी देश बनता था। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक जो वहां का था वो ढांचा था। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि वहां के जो राजा थे उनका प्रशासन जो था, मतलब वहाँ जो शासन करते थे तो वहाँ जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें क्या क्या था और उसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट और फिर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो राजा के सहायता के लिए एक संगठन था। ठीक है, राजा का जो राजा जैसे देखिए उस टाइम का जो राजा था उसके पास क्या था, ना तो उतना अच्छा से सैनिक था, ना तो उतना अच्छा वो सेल्फ डिपेंड था। जैसे कि आगे चल करके क्या होता है कि राजा के पास बहुत सारे मतलब कर वर लेने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपना बहुत सारे सैनिक रखते हैं और बहुत सारा वहाँ इनकम होता है, तो इससे क्या होता है वो धीरे धीरे अपने में वो शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन यहाँ का जो राजा था उनके पास तो वैसा कुछ था नहीं, ना तो शक्ति थी, ना तो सेना था, और ना तो उतना रुपया पैसा था, और ना ही वो उतना ज्यादा शक्तिशाली थे। देखिए ठीक ना, तो उसी तरह वो मतलब एक कबीला टाइप में मतलब छोटे छोटे तौर पर थे, तो इसी के लिए वो राजा तो खुद भी फैसला नहीं ले सकता था, तो उनके सहायता के लिए संगठन भी थे जो कि उन्हें राय मशवरा देते थे, फिर वो मतलब फैसला वगैरह करते थे। तो ये देखिए एक सभा था जो कि कुलीन जनों की संस्था थी। ठीक है, कुलीन जनों की संस्था थी। एक समिति था जो कि पूरे कबीले की आम संस्था थी। मतलब यहाँ पे क्या था, जो सभा था वो श्रेष्ठ लोगों का था, लेकिन जो समिति है वो आपको आम जनता के लिए थी। ठीक है, और शासन के प्रमुख जो अंग थे, ठीक है, और ये जो प्रशासन था उसका ये दोनों प्रमुख अंग था। उसी तरह अगर हम लोग विद्या का बात करें तो यहाँ उपज, देखिए अगर हम लोग विद्या का बात करें तो इसमें क्या होता था, जो उपज होता था, फिर जो लूट कर जो जैसे कि एक कबीले और दूसरे कबीले के बीच में जब युद्ध होता था तो उस टाइम क्या होता था कि जो कबीला विजय हो जाता था और जो कबीला हार जाता था उसके सारे सामान को वो लूट कर ले आते थे। उसका जो बंटवारा करता था उसके जो संगठन थे उसका नाम आपको विद्या था। उसी तरह अगर हम लोग गण का बात करें तो इसमें श्रेष्ठ लोगों का ये आपको संस्था थी। और फिर राजा को अनेक सेवाओं के बदले बलि या फिर राजस्व अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था। मतलब देखिए जो राजा वहां का होता था वो मतलब सबको तो भाई प्रोटेक्ट करता था, तो उसके बदले में कर जो होता था या फिर राजस्व बोलेंगे या फिर भेंट बोलेंगे, वो सारे जो वहाँ के जो निवासी थे वो अपने स्वेच्छा से देते थे। ठीक है, लेकिन ये बाद में चल करके क्या हो जाता है कि इसे जबरदस्ती वसूलने लग जाता है या फिर उसे एक फिक्स कर दिया जाता है कि इतना आपको देना है, मतलब देना है। लेकिन उस टाइम क्या था, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि अपनी इच्छा के अनुसार देते थे, जिसे जितना मतलब अपने खुशी से देते थे, जिनको जितना मन करता था। ठीक है, उसी तरह सेना का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सेना का अगर हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता था ना, सेना हमेशा के लिए नहीं रखा जाता था, क्योंकि राजा के पास तो भाई उतना आमदनी था नहीं कि भाई सेना को हमेशा के लिए रखे। तो उस टाइम होता क्या था, जब युद्ध का आशंका होता था या फिर वैसा बनता था इन्वायरमेंट, तब उस समय के लिए सिर्फ रखे जाते थे, और फिर युद्ध खत्म फिर सब अपने अपने नॉर्मल कार्य में लग जाते थे। ठीक है, और फिर दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए भी कुछ थे यहाँ पे संगठन, जो कि दैनिक कार्य जो राजा करते थे उनमें उनको सहायता मिलता था। तो जैसे कि देखिए पुरोहित एवं सेनानी थे जो कि प्रमुख थे दैनिक प्रशासन के लिए। फिर एक सूत था, फिर एक रथकर था, फिर कम्मादी आदि को रत्नी भी कहे जाते थे, जो कि ये सब की जो टोटल संख्या होती थी वो आपको 12 होते थे। और फिर जैसे कि देखिए पूरब था, स्पर्श था, बृहस्पति था, अग्र था, ये सब आपको इसमें से प्रमुख है। और देखिए यहाँ पे है अधिक किसी तरह का न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब देखिए जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे कोई भी तरह का जो न्याय अधिकारी होता है ना उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम में मतलब न्याय व्यवस्था का किया गया है ना, लेकिन उस टाइम में कोई भी न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक जीवन, तो ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था, इस काल के लोग प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न देवी देवताओं के पूजा करते थे। मतलब प्राकृतिक शक्तियों के और फिर विभिन्न देवी देवताओं के पूजा करते थे। अब वैदिक ग्रंथ में कुल
33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मतलब ऋग वैदिक काल के जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें टोटल 33 मतलब 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जिनमें 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, जिनको कि 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला जो है वो आपको पृथ्वी के देवता है। तो पृथ्वी के देवता में आपको कौन कौन से आते हैं? ये आपको अग्नि आते हैं, सोम आते हैं, बृहस्पति आते हैं, नदियां ये आपको प्रथम श्रेणी में आते हैं। और दूसरे अगर अंतरिक्ष देवता की बात करें तो इसमें आपको इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु ये सारे के सारे आपको द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और अगर हम लोग आकाश देवता का बात करें, इसमें आपको सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, उषा एवं वरुण आते हैं, जो कि आपको तृतीय श्रेणी में आते हैं। उसी तरह हम लोग अगर इंद्र का बात करें, जिन्हें कि सबसे प्रतापी देव माना गया है, जिनका कि 250 बार ऋग वैदिक काल में वर्णन मिलता है, और इन्हें पुरंदर भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। और ये युद्ध नेता या वर्षा के देवता भी कहे जाते हैं। और अगर हम लोग अग्नि का बात करें तो अग्नि को देवताओं और मानव के बीच के मध्यस्थ को माना गया है। ठीक है, और इनका 200 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ण के बीच का संदेश वाहक भी कहा गया है। अब हम लोग थोड़े से जो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट देवी देवता थे जिनका कि ज्यादा यहाँ वर्णन मिला, उनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि वरुण वर्षा के देवता कहा जाता है, इन्हें सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता एवं ऋतु परिवर्तन दिन रात करता भी कहा जाता है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं सविता को, इन्हें चमकता सूर्य कहा जाता है। अगर हम लोग सोम का बात करें तो ये वनस्पति देवता कहे जाते हैं। पूषण का बात करें तो ये आपको पशुओं के देवता कहे जाते हैं। मारुत का बात करें तो ये आपको आंधी तूफान के देवता कहे जाते हैं। विष्णु का बात करें तो ये आपको संरक्षक एवं पालन कर्ता कहे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।